हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी का थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने उस दिन डील कर लिया था। आप डील करने जा रहे हैं ट्रैकियोस्टोमी के प्रोसीजर के बारे में, या ट्रैकियोस्टोमी का जो प्रैक्टिकल पोर्शन आता है उसके बारे में अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी क्या होती है। तो ट्रैकियोस्टोमी का मतलब होता है ऑस्टोमी, और ऑस्टोमी का मतलब होता है कि ओपनिंग क्रिएट करना। अब ऑस्टोमी ट्रैकियोस्टोमी का मतलब होगा कि ट्रेकिया में कोई ओपनिंग बना करके या इंसिजन बना करके आप एयरवे को मेंटेन या पेटेंट करने के लिए कोई ओपनिंग या इंसिजन लगा करके वहां से ट्रेकिया में कोई ट्यूब डालते हैं, उसे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होगी, और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से जाना जाता है उसको। और अगर आप ट्रेकिया में इंसिजन लगा करके ट्रेकिया के थ्रू एयरवे को पेटेंट या मेंटेन करने के लिए अगर कोई, या सिक्योर करने के लिए कोई ट्यूब डाल देते हैं, या आपकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को ट्रैकियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए ट्रैकियोस्टोमी क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, इसके बारे में अपन डील करते हैं। कि ट्रैकियोस्टोमी होती है वो आपकी मोस्ट कॉमनली, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली आपकी ट्रैकियोस्टोमी कहां पर की जाती है, तो ट्रैकियोस्टोमी करते हैं आपकी ट्रेकिया में करते हैं, जो कि आपकी इन फ्रंट होती है। आपके ईसोफेगस के इन फ्रंट में आपका ट्रेकिया होता है, और ट्रेकिया में इंसिजन लगा करके आप जो प्रोसीजर करते हैं उसे ट्रैकियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस होती है, यानी पोस्टीरियर में ईसोफेगस पाई जाती है, और ईसोफेगस के एंटीरियर में आपका ट्रेकिया सिचुएटेड होता है। तो ट्रेकिया में इंसिजन लगा करके एक ओपनिंग क्रिएट करके और वहां से एक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल करके एयरवे को सिक्योर या पेटेंट या मेंटेन किया जाता है। उस प्रोसीजर को ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। तो ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर हो गई। इसके बारे में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनली आप अगर ट्रैकियोस्टोमी करते हैं तो कौन सी रिंग पर आप करोगे, तो आपकी ट्रेकिया होगी। ट्रेकिया में 16 से 20 सी शेप की, 16 से 20 ये आपकी सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है। 16 से 20 सी शेप की इनकम्प्लीट पाई जाती है, यानी जो ट्रेकिया होता है उसमें 16 से लेकर के 20 सी शेप की, यानी सी शेप में इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है, जो कि आपका एयरवे को सिक्योर करने का काम करती है। तो ट्रेकिया में 16 से 20 सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग हो गई। अब जो मोस्ट कॉमनली अगर आप ट्रैकियोस्टोमी करेंगे, तो मोस्ट कॉमन जो ट्रैकियोस्टोमी में रिंग यूज की जाती है वो आपकी सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में आपको इंसिजन लगाया जाता है। सेकंड एंड थर्ड रिंग के बीच में इंसिजन लगा करके और आपको ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन अगर आपको करनी है ट्रैकियोस्टोमी तो आपको इंसिजन ट्रेकिया की कौन सी रिंग में करना पड़ेगा, तो उसके लिए आंसर जाता है कि सेकंड एंड थर्ड रिंग में आपको इंसिजन लगा करके वहां से ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल करके एयरवे को सिक्योर करना पड़ता है। तो मोस्ट कॉमन हो गई। अब ट्रैकियोस्टोमी ये अब दो टाइप की हो सकती है। अब इसमें हायरिंग हो सकती है या लोअरिंग हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि हायरिंग कौन सी होती है, तो हायरिंग का मतलब होता है कि आपकी इमरजेंसी, ये आपकी हायरिंग और लोअरिंग के नाम से, यानी क्लासिफिकेशन जो कि अपन ने बेटर तरीके से पढ़ रखा है, उस पोर्शन में अपन ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। अपन प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में ट्रैकियोस्टोमी के नाम से पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो लेकिन अपन एक बेस तैयार करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा बेस तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जो क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। कि अगर मोस्ट कॉमन करेंगे सेकंड एंड थर्ड में करेंगे, जबकि पूछ लिया जाए कि अगर आपको हाई रिंग करनी है, हाई रिंग अगर आपको ट्रैकियोस्टोमी करनी है तो कौन सी रिंग में करोगे, तो हाई रिंग में आती है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंसिजन लगा करके अगर ट्रैकियोस्टोमी करते हैं तो उसे हाई रिंग कहते हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि एग्जाम में कि लो रिंग ट्रैकियोस्टोमी किसे कहेंगे, तो लो रिंग का मतलब होता है कि अगर थर्ड और फोर्थ रिंग में अगर आपने इंसिजन लगा करके ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाली है तो उसे लो रिंग के नाम से जानते हैं। जबकि हाई रिंग में आपकी फर्स्ट सेकंड आती है। जबकि मोस्ट ऑफ देम 5 स्टार क्वेश्चन होता है कि आपका मोस्ट कॉमनली जो इंसिजन लगाया जाता है ट्रैकियोस्टोमी के लिए, या मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में कॉमनली
परफॉर्म करते हैं। अब ट्रैकियोस्टोमी की रिक्वायर आपको क्यों पड़ती है? ट्रैकियोस्टोमी की रिक्वायर जब पड़ती है जब आपके अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, अपर एयरवे का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मान लीजिए जैसे कि अपर एयरवे में कोई ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, एडिमेटस हो जाए या अन्य किसी प्रकार से फॉरेन बॉडी का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। किसी भी वजह से अगर आपके अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपका एयरवे की पेटेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, एयरवे पेटेंट नहीं रह पाता है। या फिर आपका मैं बात करूं कि कोई रेस्पिरेटरी फेल्योर वाली कंडीशंस हो, जैसे मान लीजिए कोई न्यूरोलॉजिकल आपका कॉम्प्लिकेशन हो गई या आपका डायफ्राम था उसमें पैरालिसिस हो गया, जैसे इसमें आता है कि जीबी सिंड्रोम हो जाए, गुलियन बारे सिंड्रोम। और गुलियन बारे सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो माइलिनेशन करती है आपकी स्वान सेल, और स्वान सेल के खिलाफ क्या बन जाती है? ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, वो जाकर के क्या करने लगती है? स्वान सेल को डिस्ट्रॉय करती है। स्वान सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो माइलिनेशन नहीं हो पाता है न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन के माइलिनेशन में ये पेरिफेरल से स्टार्ट होती है, ऊपर असेंडिंग में ये आपकी मूवमेंट करती है। यानी कि जो जीबी सिंड्रोम होता है वो उसमें मेनली पहले वो पेरिफेरी को स्टार्ट होगा, फिर सेंट्रल बॉडी की साइड जाता है, यानी असेंडिंग ये मूवमेंट करता है, असेंडिंग ग्रो करता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको ट्रैकियोस्टोमी की रिक्वायर होती है, या एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके एयरवे को सिक्योर करने की जरूरत होती है और पेशेंट को वेंटिलेट करने की आवश्यकता होती है। या फिर अगर कोई पर्सन है जिसका की ग्लासगो कोमा स्केल या जीसीएस है, वो भी अपन ने अच्छी तरीके से डील किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं कि जब ग्लासगो कोमा स्केल अगर किसी पर्सन का 8 या 8 से कम आता है तो वो अनकॉन्शियस वाली स्टेट होती है, और उस कंडीशन में भी आपके एयरवे को पेटेंट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है आपको ट्रैकियोस्टोमी या एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके उस पेशेंट को वेंटिलेट करने की। तो इन कारणों से भी आपको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डालकर उसको एयरवे को पेटेंट करने की आवश्यकता हो सकती है। या फिर आपको सीवियर एक्सटेंशन बर्न हो गया है, सीवियर एक्सटेंशन बर्न हो जाए, या तो फेस का, अगर फेस का बर्न हुआ है तो उसमें आपके ट्रेकिया वगैरह जो एयरवे होती हैं उनमें एडिमा हो जाएगा और उसकी वजह से एयरवे पेटेंट नहीं हो पाएगा। या फिर आपका चेस्ट का बर्न हो गया, एक्सटेंसिव बर्न, तो उसकी वजह से भी आपका जो रेस्पिरेशन होता है या आपका एयरवे होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका एडिमा देखने को मिलेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसी सभी कंडीशन जिनमें कि आपका एयरवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो उस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी या एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके एयरवे को सिक्योर और मेंटेन किया जाता है। इसी पूरी प्रोसीजर को ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से या ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा अपन ने डील कर लिया है। उसके बाद में जो मेन आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जिसके लिए आज ये क्लास लगाई जा रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। तो इसके लिए अपन रेडी हैं और मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इसको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा और आप तरीके से इसको एकदम एकाग्रचित होकर के कंसंट्रेशन से आप इसका डील करेंगे कि आपको ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है। तो आपने ट्रैकियोस्टोमी अगर किसी ने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आज आप देख लोगे। उसके बाद में आप देख करके वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आता है या आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि डेली एम्स या नॉर्सेट में बार बार में ऐसे इमेज दिखा करके पूछा जाता है। और 2019 में तो दिल्ली एम्स ने हद कर दी थी कि पूरी इमेज या वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। अगर ऐसा पेपर आता है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक होती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो उसी की दृष्टि से अपन डील कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल पोर्शन को और उसके साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों कंप्लीट कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन ट्रैकियोस्टोमी की प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ट्रैकियोस्टोमी का जो पार्ट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होता है। गौर से देखिए इस चीज को, ये आपको बलून दिख रहा है, छोटा सा ट्यूब दिख रहा है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है। वो एंडोट्रेकियल ट्यूब की तुलना में जो अपन ने कल डील किया था कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब आपकी देखने में बहुत बड़ी होती है, साइज होता है इसका बहुत बड़ा होता है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं बात करूं ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की, क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब को आपके ओरल से लेते हुए ओरोफेरिंग से जाते हुए ट्रेकिया में अंदर तक डालना रहता है,
जबकि ट्रेकियोस्टोमी में ऐसा नहीं करना होता है। आपको डायरेक्टली ट्रेकिया में इंसिजन लगाएंगे, डायरेक्टली ट्रेकिया में इंसिजन लगा करके वहीं से आपको डायरेक्ट ट्रेकिया में ये ट्यूब डाल दी जाती है। इसलिए इसकी जो लेंथ होती है, साइज होती है, वो छोटी होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब की तुलना में। तो ये आपने डील कर लिया। तो देखते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी क्या है। तो ये आपको जो ट्यूब दिखाई दे रही है, छोटी सी जो ट्यूब है, ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से जानी जाती है। गौर से देख लीजिए इस ट्यूब को, या आपको अच्छी तरीके से देखिए, एक छोटा सा ट्यूब है। इस ट्यूब का अगर इमेज दिखा करके पूछ लिया जाता है नॉर्थ सेट में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की कोई सी भी एग्जाम में, अगर ये आपको इमेज दिखाई देता है तो आपको तुरंत देखते ही पहचान लेना है कि ये आपकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। अब ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब भी आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब या ईटी ट्यूब की तरह ही टीटी होती है। इसे टीटी के नाम से जानते हैं, यानी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को शॉर्ट में टीटी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही आपने देखा कि ट्रैकियोस्टोमी क्या है, कि ट्रैकियोस्टोमी भी आपकी कफ्ड और नॉन कफ्ड या कफ्ड और अनकफ्ड होती है। कफ वाली होती है वो बड़ों में यानी अडल्ट में यूज करते हैं, जबकि अनकफ्ड वाली टीटी आपकी बच्चों में जैसे ईटी थी वैसे ही आपकी टीटी को यूज करना होता है। सेम उसी तरीके से इसमें कफ होगा। और ये आपका जो बैलून, ये आपका यहाँ पर पायलट बलून होता है, वही वन वे वाल्व के लिए स्प्रिंग पाई जाती है, ताकि जब भी आप यहां से इसमें एयर पुश करोगे, एयर पुश करने के बाद क्या होगा, ये जाकर के आपका जो बलून है, यहां पर आपको गौर से देखिए एक बलून नजर आ रहा होगा। जैसे अपन ने इसमें एयर इन्फ्लेशन करी, एयर इन्फ्लेशन करने के बाद ये बलून होगा वो आपका डायलेटेड हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है बलून का, और ये जाकर के ट्रेकिया में एक टाइट सील क्रिएट कर देता है। तो जैसे ही जाकर के ये टाइट सील क्रिएट करेगा ट्रेकिया में, तो वहां से एयर का जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करता है और बेटर वे में आपके एयरवे को सिक्योर कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब देखने को मिलेगी। यहां से अब आपका इसके बहुत से पार्ट होते हैं। जैसे अब ये आपको ट्यूब ने आपको जैसे पैकेट से खोलते हैं, इसमें आपको कुछ ऐसे तरीके से पैक्ड मिलती है। उसके बाद में इसकी जो टाई स्ट्रिंग्स होती है, ये दो टाई स्ट्रिंग्स को आपको यहां से ओपन करना होता है। ये देखिए मैंने यहां से इसको पकड़ करके टाई स्ट्रिंग्स को ओपन किया। ओपन करने के बाद जब भी अपन ट्रैकियोस्टोमी में ट्यूब डालते हैं या ट्रेकिया में इसको ट्यूब डाला जाता है, तो इस विंग्स को या जो स्ट्रिंग्स होती है इनको आपको ओपन करके इनको स्ट्रेट कर लेना होता है, ताकि जब भी अपन आप डालोगे, जैसे मैंने यहाँ ट्रेकिया में डाला, तो इनके बाद इसको यहाँ पर आपको टाई स्ट्रिंग से आपको गर्दन में इसको नेक रीजन में इसको टाई करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर दो होल या पोर पाए जाते हैं, ताकि आप यहाँ से ये टाई स्ट्रिंग्स को लेकर के आप बैक ऑफ नेक में इसको इजी वे में आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, ताकि इसका पुलिंग आउट होकर के ये पर्सन से बाहर एक्सट्यूबेट ना हो जाए। पर्सन अब जब आपको एक्सट्यूबेशन कहा जाता है जब आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब को रिमूवल किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप एंडोट्रेकियल ट्यूब की जगह अगर मान लो एक्सट्यूबेशन का मतलब होगा एक्सट्यूबेशन, और एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ईटी ट्यूब एंड डीकैनुलेशन का मतलब होता है डीकैनुलेशन। तो कई लोग कहेंगे कि डी का मतलब कैनुलेशन और कैनुलेशन का मतलब होता है कैनुला को रिमूवल करना, तो गलत होगा। डीकैनुलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। अगर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का रिमूवल किया जाता है या टीटी ट्यूब का जो रिमूवल होता है उसे डीकैनुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो एक्सट्यूबेशन होता है वो अगर आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई थी और उसको जब आप रिमूवल करते हैं तो उसे एक्सट्यूबेशन के नाम से जानते हैं। जबकि अगर आपने ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगाई है या टीटी ट्यूब लगाई है, उसका जब रिमूवल करोगे तो उस प्रोसेस को या उस प्रोसीजर को आपका डीकैनुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में जैसे ही आपने टाई स्ट्रिंग्स को ओपन किया, उसके बाद इसमें एक ऑब्ट्यूरेटर होता है और ऑब्ट्यूरेटर की हेल्प से ये ऑब्ट्यूरेटर यहां से आपको घुमा करके ऑब्ट्यूरेटर को बाहर निकाल सकते हैं। और ऑब्ट्यूरेटर क्या होता है, ऑब्ट्यूरेटर की हेल्प से यानी ऑब्ट्यूरेटर की मदद से आप ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में जैसे ही ऑब्ट्यूरेटर जाता है, ये जो आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है वो थोड़ी सी हार्डनिंग प्रोवाइड करा देती है और ये आपके वे में जो
ऑब्ट्यूरेटर होता है, वो ऑब्ट्यूरेटर जाकर के आपके एयरवे में आपका जो गाइडेंस का काम करेगा, यानी कि ऑब्ट्यूरेटर ये गाइडेंस प्रोवाइड कराता है आपकी एंडोट्रेक या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के लिए, आपका गाइडेंस का काम करता है। तो ये आपका ऑब्ट्यूरेटर, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैकियोस्टोमी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ट्रैकियोस्टोमी में ऑब्ट्यूरेटर होता है, इनर कैनुला होता है, और जो ये ट्यूब के बाहर वाला जो कैनुला होता है इसको आउटर कैनुला के नाम से जानते हैं। आगे वाला पोर्शन होता है जहां पर कफ होता है, इसे कफ्ड कहते हैं। ये आपका पायलट बलून होता है जिसमें वन वे वाल्व पाया जाता है। इसमें आपको 2 से लेकर के 5 ml आपको इसमें एयर का इन्फ्यूजन करना होता है या एयर इन्फ्लेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये बलून होगा। और बलून क्या कर देता है, वो बलून को जाकर के आपके डायलेट कर देती है, या बैलून को इन्फ्लेशन कर देगी। और जब बैलून इन्फ्लेशन हो जाता है तो ये ट्रेकिया में जो एयर का लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करता है और बेटर एयरवे सील प्रोवाइडेड करवाता है, ताकि जब भी आप पर्सन को वेंटिलेट करते हैं तो वहां से ट्रैकियोस्टोमी के माध्यम से वहां पर आपकी लीकेज नहीं होती है, यानी लीकेज को प्रिवेंट करता है। ये इस कप का फंक्शन होता है। और दूसरा होता है कि ये जो ट्रैकियोस्टोमी होती है उसके रिमूवल को भी प्रिवेंट करता है। अगर मान लीजिए आपका ये किसी तरीके का ट्यूब है और ट्यूब बिल्कुल ये सीधा है, तो उसको रिमूवल में ये यहां से आपके रिमूवल में आसानी हो जाती है। लेकिन मान लो कि ये आपकी ट्रेकिया थी और ये आपकी ट्रेकिया है, और ट्रेकिया में आपने जो ट्यूब डाली है ये बिल्कुल आपका सीधी ट्यूब है, बिल्कुल सीधी है उसके डायमीटर में। अब जब भी आप इसको रिमूवल करोगे ये आसानी से आपकी रिमूवल हो सकती है। लेकिन जो कफ वाली ट्यूब होती है, ये आपका ट्रेकिया मान लो, ट्रेकिया में जाकर के ये यहाँ पर आपका बैलून होगा और ये बैलून यहाँ पर टाइट सील बना देगा। जब ये टाइट सील बना देगा तो जब आप अगर इसको खींचोगे या इसको पुल आउट करोगे तो इजी वे में ये आपकी पुल आउट नहीं होती है, यानी जो रिमूवल हो जाता है एक्सीडेंटल रिमूवल, उसको भी ये प्रिवेंट करने का काम करती है। तो इसके जो कफ है, कफ के 2 फायदे होते हैं। फर्स्ट वन, ये एयर सील, टाइट एयर सील प्रोवाइड करवाता है ताकि आपका एयर लीकेज ना हो। और सेकंड वन होता है कि ये आपका जा करके वहां पर एक ट्रैकियोस्टोमी या आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है, उन दोनों में ही आपका सेम पर्पज होता है का कि वो आपकी रिमूवल को, जो एक्सीडेंटल रिमूवल होता है उसको प्रिवेंट कर देती है। अब आपको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसके प्रेशर को या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब के प्रेशर को मॉनिटरिंग करनी होती है, वो एवरी शिफ्ट में करेंगे। क्वेश्चन आता है कि आपका अगर आपने एंडोट्रेकियल या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा रखी है उसके कफ का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो कफ का प्रेशर होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रैकियोस्टोमी के वो 20 से 25 mm ऑफ एचजी कप का प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना होता है। 5 से 10 ml आपको उसमें एयर इन्फ्यूज करनी होती है। और जब भी आप एवरी शिफ्ट में उसका प्रेशर होता है उसको चेक करना होता है। और जब भी अगर एयर लीकेज हो गई है, कफ था वो डिफ्लेशन हो गया है, आधा अधूरा उसमें एयर बची है, तो ये नहीं कि फिर से आपने अंदाजे से उसमें एयर डाल दिया, एयर का इन्फ्लेशन कर दिया, आप वापस से पूरी उसको डिफ्लेट करोगे। डिफ्लेट करने के बाद वापस से आपको पूरी तरीके से उसको इन्फ्लेशन करना होता है। तो ये पूरी प्रोसीजर होती है जिसके अंदर आपको ये सब कुछ करना होता है। अब ट्रैकियोस्टोमी हो गई, ये ट्रैकियोस्टोमी के आप पार्ट अच्छे से डील कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसके साथ में एक आती है जो इसकी टाई स्ट्रिंग्स होती है, ये आपको टाई स्ट्रिंग्स देखने को मिलेगी। और ये टाई स्ट्रिंग्स का ये आपका फ्लैंज हो गया, फ्लैंज से आपको टाई स्ट्रिंग्स होती है। फ्लैंज में 2 आपके टाई स्ट्रिंग्स को होल्ड करने के लिए 2 होल पाए जाते हैं या 2 पोर पाए जाते हैं, उसकी मदद से आप इसको इसमें लगा सकते हैं। और ये जो टाई स्ट्रिंग्स होती है, जो कि आपको कोई सोचेगा कि ये तो मेरा बेल्ट है, बेल्ट नहीं है मेरे दादा भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टाई स्ट्रिंग्स होती है, जो कि आपकी एयरवे के लिए जो आपका ट्रैकियोस्टोमी यूज किया था उसके फ्लैंज से आपको इसको ट्रैकियोस्टोमी की जो स्ट्रिंग्स होती है उनको कनेक्ट करके आपको यहाँ पर एक सील प्रोवाइड करवाते हैं ताकि प्रोटेक्शन हो, ये आपकी ट्रैकियोस्टोमी का रिमूवल ना हो, उसके लिए सिक्योर करने के लिए ये आपकी
ट्रैकियोस्टोमी स्ट्रिंग्स के नाम से इसको जाना जाता है, जो आपकी कॉटन की बनी हुई होती है, ताकि वो आपको इजी वे में या कंफर्टली आपको नेक से ये लगाकर रख सकते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन में आप इसके पार्ट वापस से देख लीजिए। ये आपका पायलट बलून होता है, ये इन्फ्लेशन ट्यूबिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका जो होता है यहाँ पर, ये आपका ऑब्ट्यूरेटर होता है, इसको घुमा करके ये आपकी गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है। ट्रैकियोस्टोमी के प्रोसीजर के दौरान आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद में आप इसको रिमूवल कर लेते हैं। ये 15 mm का आपका अडेप्टर होता है, जो अपन ने कल भी डील किया था कि इजी वे में सभी के साथ में, चाहे एंडोट्रेकियल आपका एम्बू बैग हो या फिर आपकी वेंटिलेटर सर्किट हो या ब्रेन सर्किट हो, किसी भी तरीके के सर्किट का मेनली जो आपका सभी का डायमीटर होता है 15 mm का होता है, वो जाकर के आसानी से उसमें फिट हो जाता है। तो ये आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का डायमीटर हो गया, ये आपका 15 mm का डायमीटर है। उसके बाद में यह पोर्शन आता है और इस पोर्शन को कहते हैं अपन, ये आपका इन्फ्लेशन ट्यूब आ गई। इन्फ्लेशन ट्यूब आकर के बैलून से जुड़ी हुई होती है, और बैलून क्या करेगा, जैसे ही आप इसको इन्फ्लेट करोगे, इन्फ्लेट करने के बाद वन वे वाल होता है, और ये इसकी एयर को आपको बाहर नहीं जाने देता है। देखिए जैसे ही मैंने यहां से इसको प्रेस करूंगा, यहां पर आपको वाल होगा, ये आपका कफ है, और कफ का इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। गौर से देखिए, यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैंने यहां से इसको प्रेस किया, यानी कि इसमें आपको इन्फ्लेशन करना होता है, और जैसे ही आप इसको इन्फ्लेशन करोगे तो यहां पर आपको देखिए गौर से कफ होगा, वो उसका इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कप या बलून है इसका, ये कफ होगा वो फूलना स्टार्ट हो जाता है, ताकि ये आपकी प्रॉपर वे में उसके एयर लीकेज को रोक सकता है। तो जब भी आप इसकी एंडोट्रेकियल ट्यूब देख लिया आपने, इसका काम देख लिया है, अब आपको ट्रैकियोस्टोमी के दौरान पोजीशन कौन सी देनी होती है। तो ट्रैकियोस्टोमी के दौरान पोजीशन की बात करें तो ट्रैकियोस्टोमी के दौरान आपको पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लिटाना होता है, और बैक के नीचे आपको शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल डाल देते हैं, और उसकी वजह से आपकी नेक होती है उसका हाइपर एक्सटेंशन करते हैं, और इस पोजीशन को रोज पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो पोजीशन में बात करूं तो रोज पोजीशन देंगे, और रोज पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन ही होती है, और सुपाइन पोजीशन में हाइपर एक्सटेंशन कर देते हैं नोज नेक का। तो नेक का अगर हाइपर एक्सटेंशन किया हुआ है सुपाइन पोजीशन में, तो उसे रोज पोजीशन के नाम से जानते हैं, और ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको रोज पोजीशन देते हैं, जबकि आपके आफ्टर प्रोसीजर के बाद में उसको फॉलोअर पोजीशन देनी होती है। और इसका जो सिक्रेशन होता है उसको आपको सक्शन करने की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप सक्शन करते हैं तो सक्शन से पहले आपको उसको हाइपर वेंटिलेट करना होता है 2 से 3 मिनट के लिए। जब भी आप पर्सन को सक्शन करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। जैसे ही आपके पर्सन को हाइपर ऑक्सीजनेट किया, उसके बाद में आपको सक्शन करना होता है, और सक्शन का कैथेटर की साइज होती है और ट्यूब के कैथेटर की साइज से डबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि डबल से ज्यादा उसमें यूज नहीं करते हैं। कैथेटर की साइज ट्यूब की साइज से डबल से ज्यादा में यूज नहीं करते हैं। और ये क्या करेंगे, जैसे ही आपने उसको हाइपर वेंटिलेट किया तो हाइपर ऑक्सीजनेट करने के बाद में आपको सक्शन करना होता है, और सक्शन कभी भी 5 से 10 सेकंड से ज्यादा के लिए नहीं करते हैं, यानी सक्शन डू नॉट मोर देन 5 to 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं करना होता है। क्योंकि अगर आपने 5 से 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप सक्शनिंग करते हैं तो ये जाकर के आपका क्या कर देता है, हाइपोक्सिया कर देता है, ब्रेडिकार्डिया कर देता है, और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में ला सकता है। इसलिए आपको सक्शनिंग 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है। आप को बार में उसके बाद फिर आपको हाइपर वेंटिलेट करना है, फिर वापस से आपको सक्शनिंग, इस तरीके से आपको प्रोसीजर यूज करना होता है। तो ये आपका प्रोसीजर होगा। अब आपके सक्शनिंग की बात आती है, सक्शनिंग कब कब करना होता है। तो फर्स्ट जो 2 आवर्स होते हैं ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर के बाद, फर्स्ट 2 आवर में आपको सक्शनिंग करनी होती है एवरी हाफ आवर्स में, और आफ्टर 2 आवर्स के बाद आप एवरी 2 आवर्स से उसकी सक्शनिंग कर सकते हैं। सक्शन कैथेटर की मैं बात करूं कि आपका जो सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है वो कॉमनली कौन सी एज में कौन सा नंबर का आप सक्शन कैथेटर यूज करोगे। तो इन्फेंट में आपको 5 से 8 फ्रेंच का यूज करना होता है, चाइल्ड में 8 से 10 फ्रेंच का यूज करते हैं, और जो अडल्ट होते हैं उसमें 12 से 18 फ्रेंच का कैथेटर यूज किया जाता है। ये अपन ने सब पहले ही डील कर चुके हैं। अपन आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ट्रैकियोस्टोमी का उसमें अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के इसकी रीडिंग कर सकते हैं, वहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आपको क्विक रिव्यू में एक जो है
होता है। अब इसमें प्रेशर और प्रेशर की मैं बात करूं कि जो प्रेशर होता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के सक्शनिंग के दौरान या एंडोट्रेकियल ट्यूब की सक्शनिंग के दौरान आपको प्रेशर क्या रखना होता है। और जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर्सन हुआ है न्यूबॉर्न है या कोई भी है, तो उसमें पहले आपको नेजल सक्शनिंग करनी होती है या फिर आपको माउथ सक्शनिंग करनी होती है। तो हमेशा याद रखना है कि आपको सबसे पहले माउथ सक्शनिंग करते हैं। आपको याद रखना है कि एबीसीडी में पहले एम आता है और बाद में एन आता है, तो फर्स्ट माउथ की जो सक्शनिंग करते हैं वो फर्स्ट करेंगे, उसके बाद में नोज की करते हैं, माउथ करते हैं वो फर्स्ट में करते हैं, देन नोज की सक्शनिंग माउथ की और उसके बाद में फर्स्ट करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपकी ओरल कैविटी में कोई सिक्रेशन है और जैसे ही आपने नोज में अगर आपने स्टिमुलेशन दिया, तो जैसे आपने कैथेटर नोज में डाला, नोज में जैसे ही डालोगे आपका अपर एयरवे में स्टिमुलेशन होगा और अपर एयरवे का जब भी स्टिमुलेशन होता है तो आपकी स्नीजिंग आती है। तो जैसे ही पर्सन को स्नीजिंग आएगी वो उसके साथ में स्टिमुलेशन आएगा और स्टिमुलेशन के साथ जैसे ही आपकी स्नीजिंग आएगी उस दौरान आपका क्या कर लेगा, वो उसको निगल जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा। तो एस्पिरेट के चांसेस को कम करने के लिए पहले आपको माउथ सक्शनिंग करनी होती है, उसके बाद में नोज की सक्शनिंग करते हैं। अब सक्शन का प्रेशर की बात करें तो सक्शन का प्रेशर क्या होगा, तो सक्शन का प्रेशर और सक्शन का जो प्रेशर होता है वो आपका बात करूं कि प्री टर्म में होगा वो 20 से 40 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद में टर्म होगा और टर्म का जो प्रेशर होता है, टर्म कहूं या न्यूबॉर्न टर्म या न्यूबॉर्न का जो प्रेशर होता है वो 40 से लेकर के 60 mm ऑफ Hg होता है। इन्फेंट की बात करूं तो इन्फेंट में जो प्रेशर लगाया जाता है वो आपका 60 से 80 mm ऑफ Hg होगा। चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन में आपका जो प्रेशर लगाना होता है चिल्ड्रन में वो 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg का रखेंगे। और अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट में जो आपका प्रेशर होता है वो 100 से लेकर के 120 mm ऑफ Hg तक का इसमें प्रेशर यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले प्री टर्म होता है, प्री टर्म में आपको 20 से 40, आपको 20 का पहाड़ा यहाँ पर याद रखना है। जैसे अपन ने कल एयरवे में 10 का पहाड़ा याद किया था, वैसे आपको 20 का पहाड़ा याद करना है कि 20 दूनी के बाद में 40, ये प्री टर्म में हो गया। 40 से 60, अब 20 बढ़ाते चलना है, 40 से 60 हो गया, वो आपका टर्म या न्यूबॉर्न में इन्फेंट में 60 से 80 mm ऑफ Hg, चिल्ड्रन में 80 से 100 mm ऑफ Hg और अडल्ट में जो प्रेशर यूज करते हैं सक्शन का वो 100 से लेकर के 120 mm ऑफ Hg का इसमें प्रेशर यूज किया जाता है। ये सभी तरीके का आपको प्रेशर देखने को मिलता है। प्रोसीजर जो रिमूवल होता है ट्रैकियोस्टोमी का डीकैनुलेशन के नाम से जानते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ट्रैकियोस्टोमी के, और ट्रैकियोस्टोमी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें आता है पहला कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, और जो कॉम्प्लिकेशंस आती है कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट हो सकता है कि आपका ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में आपका फिस्टुला हो सकता है, ट्रेकियो मलेशिया हो सकता है, ट्रेकियो मलेशिया हो सकता है, यानी ट्रेकिया का साइज होता है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपने ट्यूब डाला है तो उसमें उसकी ट्रेकिया की साइज को बढ़ा सकता है। ट्रेकियल स्टीनोसिस देखने को मिल सकता है। अगर आपका स्कार की फॉर्मिंग हो गई ट्रेकिया में तो ट्रेकिया का स्टीनोसिस हो जाएगा, इसे ट्रेकियो स्टीनोसिस के नाम से जाना जाता है। या आपका ट्रेकियो इनोमिनेट ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला बन सकता है। ट्रेकिया और इनोमिनेट आर्टरी होती है उसके बीच में आपका फिस्टुला बन सकता है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जो कि आपकी ट्रेकिया की वजह से हो सकती है, या फिर आपका ट्यूब का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर आपकी जो लैरिंजियल नर्व हो सकती है, या फिर आपका लैरिंजियल नर्व का डैमेज हो सकता है। तो ये सभी तरीके की आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। उसमें फर्स्ट पे आता है कि ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप होना ही ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। ट्रैकियो मलेशिया का मतलब होता है कि ट्रेकिया की आपकी साइज है वो बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। या फिर आपका ट्रेकियल स्टीनोसिस हो सकता है। ट्रेकियल स्टीनोसिस का मतलब होगा अगर ट्रेकिया में ट्यूब डाली है और ट्रेकिया में अगर स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है या टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाता है तो ट्रेकिया की साइज होती है वो कम हो जाती है, और ट्रेकिया की साइज कम होना ही ट्रेकियल स्टीनोसिस के नाम से जाना जाएगा।
ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला, ट्रेकिया और इनोमिनेट आर्टरी के बीच में अगर फिस्टुला क्रिएट हो जाता है, एबनॉर्मल ओपनिंग कोई क्रिएट होना फिस्टुला कहलाता है। और फिस्टुला अगर ट्रेकिया और इनोमिनेट आर्टरी के बीच में बनता है तो उसे ट्रेकियो इनोमिनेट आर्टरी फिस्टुला के नाम से जानते हैं। या फिर आपकी लैरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, तो लैरिंजियल नर्व आपकी डैमेज हो जाएगी तो आपको अफोनिया हो सकता है। अफोनिया का मतलब होता है कि प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, यानी इनएबिलिटी टू स्पीकिंग में, बोलने में अगर आपको इनएबिलिटी होती है तो उसे लैरिंजियल नर्व डैमेज की वजह से होगी और अफोनिया के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपने ट्रैकियोस्टोमी के बारे में आज अच्छे से प्रैक्टिकली डील किया है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और अगर आपको ये चैनल या ट्यूब या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपने ये टॉपिक कर लिया है। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, मिटा कर दिखा। जब तक जिएंगे, जब तक है जान, जब तक है जान, अपन को एक ही याद रखना है, सिलेक्शन और सिलेक्शन और सिलेक्शन निकालने के लिए जितनी भरपूर मेहनत हो उतनी भरपूर ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। और आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क या कठिन परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी जान है तब तक आपका मोटिवेशन है और तब तक आपका फैसला है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आपको वो मंजिल पाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड लोगों के पास रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। यही मैं आपकी उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान जल्दी से कामयाब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।